तो इस बार ना काफी सारे एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट एक साथ पड़ रहे हैं। एक तो क्या है, होली पड़ रही है 25-26 में, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, ठीक है। और अभी हाल फिलहाल में मंगल और शनि भी साथ में आए हैं। तो किस तरीके के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और किसके लिए अच्छे हैं किसके लिए बुरे हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो करते हैं इसकी शुरुआत और देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज है कि आपका जो होली है, सुबह 25 तारीख की सुबह से ही भद्रा लग जाएंगी और भद्रा जो खत्म हो रही है रात को 10:30 मतलब 10:27 के आसपास भद्रा खत्म होगी और उसके बाद ही होलिका दहन का मुहूर्त बन पाएगा, ठीक है। तो इस बार जो होलिका दहन है वो रात को 10:30 के बाद शुरू होगा, ठीक है। उसमें भी जो अच्छा योग आ रहा है, अच्छा योग जो आ रहा है वो 11:15 से 12 बज के के आसपास होलिका दहन का अच्छा मुहूर्त बताया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि अगले दिन, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, लेकिन ग्रहण क्या है, भारत में नहीं है, चंद्र ग्रहण जो लग रहा है वो भारत में नहीं है, तो भारत में उसके सूतक भी नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। तो 25 तारीख की रात में आप होलिका दहन कर सकते हैं 11:15 के आसपास, 11:15 से 12:30 के बीच में। और उसके बाद फिर अगले दिन होली का रंग खेला जा सकता है, ठीक है। पहली चीज तो ये एक बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज जो मैं आज डिस्कस करने वाला था वो एक्चुअली ये है कि एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जो हम लोग मना रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में होली जो मनाई जा रही है या जितने भी हिंदुओं के त्योहार हैं वो जो मनाए जाते हैं वो पूर्णिमासी के दिन मनाए जाते हैं, ठीक है। पूर्णिमासी या अमावस्या के दिन ही जनरली त्योहार पड़ते हैं, ठीक है। तो होली जो है ये पूर्णिमासी के दिन पड़ती है, ठीक है। अब पूर्णिमा, एक तो होली हो गई, दिवाली हो गई, ठीक है। पूर्णिमा का इन त्योहारों से क्या मतलब है? देखो, मेनली जो त्योहार हैं पूर्णिमासी अमावस्या के दिन होते हैं। जैसे दिवाली जो है अमावस्या के दिन होती है और होली जो है पूर्णिमा के दिन होती है। तो एस्ट्रोलॉजी इस विषय में क्या कहती है? तो अब आप देखो कि ये वाला जो होली है, होली जो है कब मनाई जा रही है, आप देखो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। अभी सूर्य जो है वो मीन में, ठीक है। बात समझने की कोशिश करिएगा। सूर्य क्या है? सूर्य मीन में है। मीन बृहस्पति की राशि है। मीन आखिरी राशि है, ठीक है। राशियों में 12 राशियों में आखिरी राशि है। मीन बहुत बड़ी जल राशि को, लाइक समुद्र को रिप्रेजेंट करती है, बहुत बड़ा पानी का कोई क्षेत्र, बहुत दूर का कोई क्षेत्र, है ना, ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरी चीज क्या है कि सूर्य जो है मीन में आके बेकार हो जाते हैं, मतलब वो अपनी शक्ति खो देते हैं। वो क्यों? क्योंकि सूर्य जो है, मीन जो है वो जलीय राशि है, बहुत बड़े समुद्र के क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रही है। और सूर्य जो है वो आग का गोला है। तो ऐसा मान लो कि जो आग का गोले को आपने पानी में डाल दिया, आग के गोले को आपने पानी में डाल दिया, तो आग का जो गोला है वो अपनी शक्तियां खो देगा। और अगर इसको दूसरे तरीके से समझें तो क्या है कि मीन जो है वो बृहस्पति की राशि है। और बृहस्पति भी कौन से वाला? मैंने आपको दो बृहस्पति बताए थे। एक बृहस्पति होता है धनु का बृहस्पति, एक बृहस्पति होता है मीन का बृहस्पति। मीन का बृहस्पति मतलब त्यागी पुरुष, मतलब बहुत आध्यात्मिक पुरुष, मतलब जो सब कुछ दान करने के लिए तैयार है ना, वो वाला स्वरूप बृहस्पति का। और ऐसे स्वरूप के आगे, बृहस्पति के ऐसे स्वरूप के आगे राजा, क्योंकि सूर्य राजा है, ठीक है, राजा लोग नतमस्तक हो जाते हैं। अब आप देखो कि कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली पुरुष, कोई बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा, सम्राट, जब वो अपने गुरु से मिलने जाएगा तो क्या क्या वो अपनी ईगो वहां पे साथ में लेके जाएगा? क्या वो अपनी शक्ति वहां पे प्रदर्शित करेगा? नहीं। तो सूर्य जो है वो अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति, अपना ईगो जो कि संसार को चलाने के लिए जरूरी होता है, वो मीन राशि में आके खो देते हैं, ठीक है। अब इसके आगे की बात समझते हैं। जब सूर्य अपना मीन राशि में अपना ईगो, अपना शक्ति, अपना सब कुछ खो देते हैं, और वो एक तरीके से ऐसा है कि गुरु के आगे किसी बहुत बड़े सम्राट ने समर्पण कर दिया हो, जैसे बुद्ध के आगे बहुत बड़े किसी सम्राट ने समर्पण कर दिया और अपने हथियार डाल दिया अशोक ने, और कहा कि आज के बाद मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, आज के बाद मैं अपने साम्राज्य को और विस्तार नहीं दूंगा, आज के बाद मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। क्योंकि जो है ना, मीन जो है दान की राशि है, दे देने की राशि है, लुटा देने की राशि है। तो क्या ऐसे राजा को और ज्यादा सम्राट कहा जाएगा? क्या ऐसे राजा तख्त पे बना रह सकता है? नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि सूर्य के जो कारक तत्व है ना वो मीन राशि में आके समाप्त हो जाते हैं।
सूर्य का जो अपना विस्तारवादी नीति है, सूर्य के अपना जो झगड़ा है, सूर्य का अपना जो साम्राज्य को बढ़ाना है, वो सब जो है मीन राशि में आके खत्म हो जाता है, और खत्म भी पॉजिटिव वे में, मतलब समर्पित हो जाता है सूर्य। ठीक है, अब सूर्य अगर समर्पित होगा, सूर्य अगर अपनी एनर्जी खो देगा, तो सूर्य तो जगत का पिता है, सूर्य तो पूरी सृष्टि में सृजन का कारक है ना। तो इस समय पे क्या होगा कि जो सृष्टि है उसका जो सृजन है वो स्लो हो जाता है ना। आप देखोगे भी कि पूरी सृष्टि में, आप उत्तर भारत में तो खासकर आप देखेंगे कि अभी जो है ना, हम जस्ट जस्ट क्या बोलते हैं कि ठंड की चादर से जस्ट निकले हैं, मतलब ठंड जस्ट खत्म हुई है अभी, है ना। और जैसे ही अब सूर्य मीन राशि से उभरेंगे, मीन राशि से निकलेंगे और मेष की तरफ जाएंगे। अब मेष क्या है? मेष सूर्य की उच्च राशि है, मेष मंगल की राशि है। मंगल शक्ति का प्रदर्शित करता है, शक्ति को प्रदर्शित करता है। मंगल झगड़े को प्रदर्शित करता है, मंगल मंत्रियों को प्रदर्शित करता है, मंगल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए झगड़ता है। ठीक है, तो जब सूर्य जो है मंगल के बीच में जाएंगे, मंगल की राशि में जाएंगे, तो सूर्य को सबसे बढ़िया माना जाता है वहां पे ना। सूर्य उच्च के हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने जैसे लोगों में आ गया, अपने मंत्रियों के बीच में आ गया। अब वो वहां पे क्या चर्चा करेगा? वो वहां पे अपने साम्राज्य को विस्तार देने की चर्चा करेगा। वो अपने किसी तरीके से, किस तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाया जा सकता है, कहां कहां अपने साम्राज्य को फैलाया जा सकता है, कहां से टैक्स लिया जा सकता है। मतलब सूर्य के जो एक्चुअल कारक तत्व हैं वो उसको और ज्यादा इंप्रूव कर देता है जब उसे मंगल का साथ मिल जाता है। तो सूर्य जो है, अब क्या होगा कि सूर्य को जब मंगल का साथ मिलेगा तो सूर्य के कारक तत्व और ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो होगा क्या कि पूरी सृष्टि में जो सृजन है, सृजन की जो प्रक्रिया है, आप देखो सृजन की प्रक्रिया मतलब चैत्र, हमारा हिंदू कैलेंडर भी चैत्र से शुरू होता है, तो चैत्र जस्ट आने वाला है। 10-15 दिन के बाद चैत्र आएगा, और जब 10-15 दिन के बाद चैत्र आएगा तो पूरा जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारा वायुमंडल है, हमारा पशु पक्षी पेड़ पौधे सब खिल उठते हैं उस समय पर, है ना। तो चैत्र के नवरात्रे आने वाले होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सूर्य जब मीन से निकलकर, मीन में वो अपनी शक्ति खो चुका है, मीन में वो समर्पित हो चुका है, मीन में वो पूरी तरीके से बृहस्पति के इन्फ्लुएंस में है, मीन में वो लड़ना नहीं चाहता, मीन में वो एक तरीके से जैसे कृष्ण के आगे अर्जुन ने समर्पण कर दिया था ना कि मैं नहीं लड़ सकता, ऐसा सूर्य है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मेष के सूर्य की बात करें तो मेष का सूर्य क्या है कि वो एनर्जी से भरा हुआ है। मेष का सूर्य क्या है कि वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लड़ना चाहता है, सत्य के लिए लड़ना चाहता है, लड़ाइयां करना चाहता है। ठीक है, तो और सृजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, पूरे एटमॉस्फेयर में अपने साम्राज्य को फैला देना चाहता है। उसमें एक आग है, उसमें एक गर्मी है, उसमें कुछ कर गुजरने की शक्ति है ना। तो ऐसा सूर्य जब होगा तो वो सूर्य बहुत अच्छा माना जाता है। तो अब होगा क्या कि देखो पूर्णिमासी, अब ये इवेंट जो है, अब सूर्य मीन से निकलकर मेष में जाएंगे, लेकिन ये इवेंट कब घटित होना शुरू होगा? तो ये इवेंट कब घटित होना शुरू होगा? इवेंट का जो घटना है वो चंद्रमा से देखा जाएगा कि चंद्रमा ही तो किसी इवेंट को घटित करेंगे। तो चंद्रमा जब पूर्ण रूप से स्ट्रांग होंगे, जब चंद्रमा अपनी पूरी शक्ति पर होंगे, ठीक है, तो वहां से परिवर्तन शुरू होगा। तो पूर्णिमा क्या है? पूर्णिमा है जब चंद्रमा पूरी तरीके से अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में, चंद्रमा पूरी तरीके से स्ट्रांग है और चंद्रमा एकदम सूर्य के सामने आ चुके हैं, और सूर्य को चंद्रमा का भी सपोर्ट अब मिल चुका है ना। तो ये एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, जब होली एक ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है जब सूर्य को, जो कि मीन राशि में है, जो कि अब पूरी तरीके से अपने कर्म को भूल चुके हैं, जिन्होंने गुरु के सामने समर्पण कर दिया है, जो लड़ना नहीं चाहते, ऐसे सूर्य को चंद्रमा का सपोर्ट मिल रहा है और वो अपने सृजनात्मक शक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब मेष राशि की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो हमारे उत्तर भारत के लोग हैं या जो हमारे बुद्धिजीवी, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कहा कि दैट इज द पॉइंट जहां पर आप खुशियां मना सकते हो, जहां पर आप बुराइयों को पीछे छोड़ सकते हो, जहां पे आप एक नई ऊर्जा, पूरे पूरे सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, या पूरे भारत में एक नई ऊर्जा का संचार होगा, और यहां से आपको पूरी पुरानी चीजों को भूलना है और नई चीजों की शुरुआत करनी है। ठीक है, तो होली क्या है कि पुरानी चीजों को भूल जाने का नाम है ना। होली क्या है कि पुरानी चीजों को छोड़ देने का, क्योंकि बृहस्पति मीन जो है ना, दान कर देने की राशि है, छोड़ देने की राशि है, फॉरगेट, फॉरगिव, लोगों पे एहसान, मतलब लोगों पे क्या है,
उनकी बुराइयों को भूल जाने की राशि है, उन्हें फॉरगिव दे देने की राशि है। तो वो कहते हैं कि हमारे जो बुद्धिजीवी पूर्वज थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को जन्म दिया, वो कहते हैं कि यहां पर दैट इज द पॉइंट कि यहां पर सूर्य को पुरानी अपनी सारी बुराइयों को भूलकर एक नई ऊर्जा, और देखो कालपुरुष की कुंडली में जो मेष राशि है वो पहली राशि है, वो नई ऊर्जा को जन्म देती है, वो नई ऊर्जा का प्रतीक है। ठीक है, मंगल वैसे भी ऊर्जा का प्रतीक है ना, और पहली राशि है, तो यहां से काल चक्र शुरू हो रहा है, यहां से वापस नई शुरुआत हो रही है। तो बृहस्पति की राशि से निकलकर पुरानी सारी चीजों को भूलकर, 12वीं राशि भूल जाने को, पुरानी सारी चीजों को भूलकर हम नई चीजों की शुरुआत करना चाहते हैं, या पूरा भारत नई चीजों की शुरुआत कर रहा है। इसलिए हम पुरानी चीजों को भूलकर एक नई एनर्जी के साथ पहले खुशियां मनाते हैं और फिर